मेरे पापा के मौत के बाद माँ हमेशा उदास रहने लगी थी, क्योंकि उन्हें वह सब नहीं मिल रहा था। तो एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास सुला लिया, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई तो उन्होंने मेरा काला घोड़ा निकाल कर अपने मुंह, नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी में बहुत ही मजा आने वाला है, तो इसे लास्ट तक सुनिएगा। मेरा नाम आर्यन है। मैं 30 साल का हूँ और फिलहाल हैदराबाद में नौकरी कर रहा हूँ। शहर की भागदौड़ और काम के दबाव के बीच कभी कभी मन बहुत बेचैन हो जाता है। ऐसे में अक्सर मेरे विचार मनी माजरा की उन गलियों में लौट जाते हैं जहां मेरा बचपन बीता था। मनी माजरा, चंडीगढ़ का वह कोना जहां हर घर में एक कहानी है, जहां हर चेहरे पर बीते वक्त की छाप है। वहीं हमारा 3 मंजिला घर है जो मेरे पिता ने बड़ी मेहनत से बनवाया था। मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका बनाया घर आज भी हमारे परिवार के संघर्ष और सपनों का गवाह है। घर में मेरी माँ सविता रहती हैं। मेरी माँ की उम्र करीब 52 साल है। वह हाउसवाइफ हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व किसी मजबूत स्तंभ से कम नहीं। बीएड करने के बावजूद उन्होंने नौकरी का सपना छोड़कर घर और परिवार की जिम्मेदारी संभाली। मेरी माँ का कद थोड़ा छोटा है, लेकिन उनका शरीर भारी भरकम है। उनकी एक खासियत है, उन्होंने मुझे कभी भी साड़ी के अलावा किसी और कपड़े में नहीं देखा। उनकी साड़ी उनकी पहचान बन गई थी। माँ की आदतें हमेशा से एक जैसी थीं। सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ करना, घर के कामों में खुद को व्यस्त रखना और शाम को मोहल्ले की औरतों के साथ बैठकर थोड़ी बातें कर लेना। उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी। लेकिन जिस रात यह घटना हुई, उसके बाद से मेरी और माँ की जिंदगी बदल गई। यह कहानी तब की है जब मैं 25 साल का था। उम्र का वह दौर जब जिंदगी के सपने बुने जाते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाई जाती हैं और हर दिन नए अवसरों की तलाश में बीतता है। लेकिन मेरे लिए यह समय कुछ और लेकर आया था। परीक्षा की घड़ी जो मुझे और मेरे परिवार को पूरी तरह बदलने वाली थी। मैं अपनी पीजी पूरी कर चुका था और नौकरी की तलाश में था। मनी माजरा में हमारा 3 मंजिला घर मेरी दुनिया थी, जहां मैं और मेरे माता पिता रहते थे। मेरी माँ सविता, जिन्होंने बीएड की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन उन्होंने कभी नौकरी करने के बजाय घर और परिवार को प्राथमिकता दी। वह हाउसवाइफ थी, लेकिन उनके बिना हमारा घर अधूरा था। एक सुबह जब मैं घर पर था, अचानक पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सीने में तेज दर्द हो रहा था। माँ ने घबराकर मुझे आवाज दी, आर्यन, जल्दी आओ, पिताजी को कुछ हो रहा है। मैं भागकर उनके कमरे में पहुंचा। पिताजी बिस्तर पर बैठे हुए थे, लेकिन उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैं समझ गया कि मामला गंभीर है। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और पिताजी को अस्पताल ले जाने की तैयारी की। माँ पिताजी का हाथ थामे रो रही थी। कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने बताया कि पिताजी को हार्ट अटैक आया है। उनका इलाज तुरंत शुरू कर दिया गया। मैं और माँ अस्पताल के बाहर बैठकर इंतजार कर रहे थे। माँ बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरे पति को बचा लो। उनकी आवाज में वह दर्द था जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पिताजी की हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने हमें बताया कि अगले 24 घंटे बहुत नाजुक हैं। यह सुनते ही माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी अंदर से टूट रहा था, लेकिन उस समय मुझे माँ के लिए मजबूत बनना था। पिताजी की तबीयत की खबर सुनकर मेरी मौसी और मामा भी अस्पताल पहुंच गए। मौसी ने माँ को गले लगाकर कहा, सविता, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। आर्यन, तुम चिंता मत करो, हम सब यहाँ हैं। जो भी जरूरत होगी हम पूरी करेंगे। उनकी बातें सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन पिताजी की हालत को देखते हुए दिल का डर कम नहीं हो रहा था। 4-5 दिन अस्पताल में इसी उम्मीद में बीते कि पिताजी ठीक हो जाएंगे। हर दिन डॉक्टरों से मिलने के बाद हम थोड़ी उम्मीद लेकर लौटते थे, लेकिन पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। और फिर वह दिन आया जब डॉक्टर ने हमें बुलाया। उनकी गंभीर आवाज में कोई न कोई बुरी खबर छिपी थी। उन्होंने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बचाना मुश्किल है। उनका दिल बहुत कमजोर हो चुका है। यह सुनते ही माँ की चीख निकल गई। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं उनके पास था, इसलिए उन्हें संभाल लिया। मैंने उन्हें उठाया और पानी के छींटे मारे। माँ, संभालो खुद को, प्लीज। लेकिन माँ का दर्द उनकी आंखों से बह रहा था।
वह बार बार कह रही थी, भगवान, यह क्या कर दिया? मेरे पति को बचा लो। डॉक्टरों की चेतावनी के बाद हम पिताजी के पास गए। वह बेड पर लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। माँ ने उनका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, आप हमें छोड़कर मत जाइए। आर्यन को देखिए, वह आपका बेटा है। उसके लिए हिम्मत रखिए। पिताजी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मेरी ओर देखा। उनकी नजरों में कई बातें थीं। मेरा भविष्य, माँ की जिम्मेदारी और उनके अधूरे सपने। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, आर्यन, अपनी माँ का ख्याल रखना। यह उनके आखिरी शब्द थे। कुछ ही देर बाद मॉनिटर की आवाज बदल गई और डॉक्टर ने हमें बताया कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिताजी अब वेंटिलेटर पर थे। जब तक वेंटिलेटर चल रहा था तब तक ही उनका सांस लेना मुमकिन था। तब मैं और माँ पिताजी से आखिरी बार मिलने आईसीयू में गए। माँ अब थोड़ी संभल गई थी। उन्होंने रोते हुए पिताजी को गले लगाया। मैं भी उनका हाथ पकड़कर रोने लगा। कुछ ही देर में पिताजी ने आखिरी सांस लिया और अपनी जीवन यात्रा पूरी कर ली। हम आईसीयू से बाहर आए और माँ मुझे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। बाद में अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई। दिन बीत गया। शाम के 6 बज चुके थे। अंतिम संस्कार के सारे काम रिश्तेदारों ने संभाल लिए थे। स्मशान घाट से घर लौटने के बाद मैं अपने कमरे में गया और जमकर रोया। माँ बस लगातार रो रही थी। वह बहुत परेशान थी। थोड़ी देर बाद मौसी मेरे लिए चाय लेकर आई। तब मैं उठकर बैठा। चाय लेते हुए मैंने उनसे पूछा, माँ कैसी है? मौसी ने कहा, दीदी अभी भी रो रही हैं? आर्यन, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। तब मैंने कहा, हाँ मौसी, उनका पिताजी से बहुत लगाव था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मौसी ने कहा, मैं समझ सकती हूँ आर्यन, लेकिन अब दीदी को तुम्हारा सहारा चाहिए। इस उम्र में वह पूरी तरह तुम पर ही निर्भर है। इतना कहकर मौसी चली गई। तब मैं सोचने लगा कि अब इस घर का जिम्मा मेरा ही है। मेरे मन में नौकरी और आगे के जीवन को लेकर कई विचार आने लगे। मुझे जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी होगी और खुद को जिम्मेवार बनाना होगा, क्योंकि पापा की पेंशन पर हम कब तक रह सकते थे। इन सब विचारों से मेरा सिर भारी हो रहा था। मैं अपने कमरे की बालकनी में जाकर खड़ा हो गया ताकि कुछ ताज़ा हवा मिल सके। इससे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। लिविंग रूम में माँ और मौसी बैठी थीं, रिश्तेदारों से मिल रही थी। कुछ देर बाद रिश्तेदारों की भीड़ कम हो गई। मौसी मेरे कमरे में आकर बोली, मैं खाना लगाती हूँ, तब तक तुम माँ के पास बैठो। मैंने हाँ कहा और माँ के पास जाकर बैठ गया। मुझे देखकर माँ मेरे गले लगकर फिर रोने लगी। मैंने उन्हें गले लगाकर चुप कराने की कोशिश किया। मेरी माँ गोरे रंग की थी। इतना रोने की वजह से उनके गाल लाल हो गए थे। उनकी आंखें भी थकी हुई थीं। वह मुझसे लिपट कर रोती जा रही थी। मैंने उनसे कहा, माँ, अब मत रो। जो होना था वह हो गया। अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूंगा। माँ ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हें देखकर ही अब दिन काट रही हूँ। तुम्हें देखती हूँ तो उनकी याद आ जाती है। यह कहकर माँ और जोर से रोने लगी। इतने में मौसी बाहर आई और माँ से बोली, दीदी थोड़ा खाना खा लो। 2 निवाले खा लोगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। माँ ने हाँ कहा। मौसी बोली, तुम रसोई में चलो, मैं मदद करती हूँ। तुम्हें बहुत कमजोरी आ गई है। माँ बोली, तू किचन में जाकर देख, मैं आकर मदद करती हूँ। यह कहकर मौसी रसोई में चली गई। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और सहारा देकर उन्हें उनके और पिताजी के कमरे में ले गया। फिर माँ बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर आई। अब उनका चेहरा थोड़ा ठीक लगने लगा था, लेकिन दिन भर की भाग दौड़ और तनाव ने उन्हें बुरी तरह थका दिया था। मैंने पहली बार माँ को इस तरह देखा था और मुझे अनजाने में अजीब सा लगने लगा। इतने में माँ ने धीमी आवाज में कहा, आर्यन बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? मैंने तुरंत कहा, हाँ माँ, मैं हूं ना, बताओ क्या मदद करनी है? माँ ने मुझे देखा और बोली, मैं साड़ी बदलना चाहती हूँ, बहुत कमजोरी लग रही है। मैंने कहा, ठीक है माँ, मैं हूं ना, बताओ क्या करना है? माँ ने कहा, पहले दरवाजा बंद कर दो और अलमारी में से वह सफेद साड़ी निकाल दो। मैं दरवाजे के पास खड़ा होकर बोला, ठीक है माँ, मैं देता हूं, तुम बस यहां बैठो। फिर मैंने दरवाजा बंद किया और कमरे में हल्का अंधेरा देखकर कोने में लगे पीले रंग के छोटे बल्ब को जला दिया। उसकी हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। अब मैं अलमारी के पास गया और सफेद साड़ी ढूंढने लगा। अलमारी में माँ की साड़ियां करीने से रखी हुई थी। मैं एक एक करके उन्हें निकालता गया और अंत में सफेद साड़ी ढूंढ ही ली।
साड़ी निकालते हुए मेरी नजर पिताजी की कुछ चीजों पर पड़ी। उनकी पुरानी सफेद शर्ट, स्वेटर और कुछ फाइलें। उन चीजों को देखकर मेरे मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पिताजी की मौजूदगी अभी भी कमरे में थी। जैसे ही मुझे साड़ी मिली, मैंने उसे माँ को देने के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे मुड़ते ही जो देखा, उससे मैं चौंक गया। माँ मेरी ओर पीठ करके खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। मैंने जल्दी से साड़ी माँ को दिया और उनसे पीठ फेरकर खड़ा हो गया। इस बीच मेरे मन में अलग अलग तरह के ख्याल उमड़ने लगे। तभी माँ ने कहा, आर्यन बेटा, एक और काम करोगे? अलमारी में पीले रंग की मेरी साड़ी रखी है, वो दे दो। यह सुनकर मैं हैरान रह गया, लेकिन खुद को संभालते हुए मैंने कहा, हाँ माँ। और पीले साड़ी ढूंढने लगा। फाइनली फोल्ड की गई पीले साड़ी मुझे मिल गई। उसे खोलकर देखा तो उसका डिजाइन देखकर मैं बहुत चक्का रह गया। तभी माँ ने पूछा, साड़ी मिली क्या आर्यन बेटा? मैंने कहा, हाँ, मिल गई। तब साड़ी माँ को देने के लिए मुड़ा तो देखा माँ अब भी पीट करके खड़ी थी। मैं हक्का बक्का का रह गया, लेकिन खुद को शांत रखते हुए साड़ी उन्हें दे दिया। तीन पीले बल्ब की रोशनी में जो देखा, वह कोई विश्वास करने लायक चीज नहीं थी। तैयार होने के बाद माँ बोली, आर्यन बेटा, तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ, मैं यही इंतजार करती हूँ। मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा। माँ ने कहा, मेरे कपड़े बाथरूम में रख देना। मैंने हामी भर दिया और फिर उन्होंने एक साड़ी दिया। फिर उन्होंने नीचे रखी काली चादर भी उठाकर दिया। मैं चुपचाप बाथरूम में चला गया और दरवाजा बंद किया। अंदर जाकर मैंने गहरी सांस लिया। बाहर आने पर देखा कि माँ अभी भी बैठी थी। मैंने उनका हाथ पकड़कर उठाया और उन्हें खाने के लिए लेकर गया। खाने के वक्त माँ बहुत शांत थी घर में। अब बस मैं, माँ, मामा और मौसी ही बचे थे। बाकी रिश्तेदार वापस चले गए थे। खाने के बाद मौसी ने मुझसे पूछा, आर्यन, सोने की व्यवस्था कैसे करनी है? मैंने कहा, मौसी, आज मैं माँ के पास सो जाऊंगा। वो पहले से ही परेशान है। वैसे भी तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा, तो तुम मेरी रूम में सो जाओ। मौसी, हम लिविंग रूम में सो जाएंगे। मौसी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। रात में कुछ चाहिए तो बता देना। मौसी ने किचन का काम निपटाया और मेरी रूम लिविंग रूम में बिस्तर लगाकर चली गई। मैं बेडरूम में गया तो देखा कि माँ वहां नहीं थी। मैंने दरवाजा बंद किया और कपड़े बदलने लगा। जैसे ही मैंने शर्ट और जीन्स उतारी और नाइट ड्रेस ढूंढने लगा, तभी बेडरूम की लाइट जली। पीछे मुड़कर देखा तो माँ अंदर आ चुकी थी। उन्होंने चुपचाप लाइट जलाई थी। मैंने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, माँ, मैं नीचे सो जाऊं? तुम आराम से सो जाना। माँ बोली, आर्यन, मुझे नहीं लगता कि आज नींद आएगी। तुम यहीं मेरे पास सो जाओ। फिर मैंने पंखा चलाया और देखा कि बेडरूम में सिर्फ एक ही कंबल है। मैंने कहा, माँ, मैं अपने कमरे से कंबल ले आता हूँ। माँ ने हल्की आवाज में कहा, आर्यन, मौसी सो चुकी होंगी। आज के लिए यही कंबल ठीक है। मैंने सिर हिलाया और फिर ऐसी चालू कर दिया। कमरे में हल्की ठंडक महसूस हो रही थी, लेकिन मैं खुद को और माँ को आरामदायक महसूस कराने की कोशिश कर रहा था। बेडरूम का दरवाजा हल्का सा बंद किया और कमरे की सारी लाइट्स बुझाकर सिर्फ पीले रंग की धीमी रोशनी वाला बल्ब जलाया। उसकी हल्की रोशनी में सब कुछ शांत और सुकून भरा लग रहा था। फिर मैं बेड पर आकर लेट गया। माँ ने धीरे धीरे नेट लगाकर कंबल ओढ़ लिया और मेरी तरफ पीठ करके सो गई। मैं भी कंबल में घुस गया और छत की ओर देखते हुए लेटा रहा। उस वक्त कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर चीज रुकी हुई हो। ऐसी की वजह से कमरे में ठंडक महसूस हो रही थी, लेकिन उस ठंडक में भी एक अजीब सी बेचैनी थी जो मेरे मन को सुकून नहीं दे रही थी। थोड़ी देर में मुझे माँ के हल्के हल्के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे वह बढ़ने लगी। मुझे समझ में आ गया कि माँ अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं चुपचाप लेटे लेटे उसकी आवाज सुनता रहा। माँ को इस हालत में देखकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। वे हमेशा इतनी मजबूत और साहसी रही थी, लेकिन आज वह पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं बिना कुछ कहे धीरे धीरे माँ के पास खिसक गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, माँ, शांत हो जाओ। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए यह बहुत कठिन है, लेकिन पापा हमेशा हमारे साथ रहेंगे और मैं तो हूं ही तुम्हारी देखभाल करने के लिए। माँ रोते हुए बोली, आर्यन, तुम्हारे पापा ने बहुत कुछ दिया है। आज उनके बिना जीना बहुत मुश्किल हो रहा है।
यह सुनकर मेरा दिल भी भारी हो गया। माँ का दर्द मुझे अंदर तक छू गया था। मैं चुपचाप उनके पास और करीब खिसक गया और धीरे से उनका कंधा पकड़कर अपना सिर उस पर रख दिया। उनका दर्द अब मेरे लिए भी महसूस हो रहा था। माँ कुछ पल के लिए चुप हो गई, जैसे वह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही हो। फिर धीरे से बोली, आर्यन बेटा, जब तुम साथ होते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पापा ही मेरे साथ हैं। तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे हो। माँ की यह बात सुनकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। उनकी आवाज में जो थोड़ी सी राहत थी वह मुझे महसूस हो रही थी। वह थोड़ी शांत हो गई, जैसे उनका दिल अब कुछ हल्का हुआ हो। मैंने माँ का हाथ और कसकर पकड़ा और कहा, माँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पापा की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी, लेकिन हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। माँ ने मेरी ओर देखा और एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई, जो कि उनके लिए बहुत मायने रखती थी। फिर माँ चुपचाप चाप सो गई। मैं भी फिर से छत की तरफ देखने लगा। अब मेरे दिमाग से एक एक करके विचार निकलने लगे थे। तभी अचानक मुझे कुछ याद आया और ना चाहते हुए भी मन में बुरे ख्याल आने लगे। ये सब मेरे दिमाग में घूमने लगा। तभी माँ ने पूछा, आर्यन बेटा, तुम्हें नींद आ रही है? मैंने कहा, नहीं माँ, क्यों, क्या हुआ? माँ बोली, कुछ नहीं रे, मुझे नींद नहीं आ रही है। थोड़ा डर लग रहा था और थोड़ी ठंड भी लग रही है। एक काम करोगे मेरे लिए? मैंने कहा, घबराओ मत माँ, मैं हूं ना, बताऊं क्या चाहिए? माँ बोली, थोड़ा मेरे पास रख कर सोगे? मैंने कहा, हाँ चलो, और माँ के पास खिसक गया। माँ ने मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर ले लिया। थोड़ी देर बाद मैंने माँ से कहा, माँ, तुम्हें याद है जब मैं छोटा था तो सोते वक्त पांव फैलाकर सोने की आदत थी। तुम कितनी बार मेरी वो आदत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना। माँ हंसते हुए बोली, तुम मेरी कभी नहीं सुनते थे, लेकिन पापा कहते थे तो तुम मान जाते थे। और कुछ दिनों बाद फिर वही आदत मैंने भी फिर अपने बचपन की बातें बताकर उसे खुश करने की कोशिश किया, ताकि उसका दुख थोड़ा हल्का हो जाए। हम दोनों बात कर रहे थे कि अचानक माँ बोली, आर्यन बेटा, तुम्हारी पांव फैलाकर सोने की आदत छूट गई या अब भी है? मैंने कहा, पूरी तरह से तो नहीं गई, लेकिन अब भी थोड़ी बहुत है। माँ बोली बोली मुझे पता था, कोई बात नहीं। मेरे लिए तो तुम अभी भी मेरे बच्चे हो। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो वैसे ही सो सकते हो। ऐसा कहकर माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। ये सुनते ही मन खुश हो गया और सोचने लगा कि यह क्या चल रहा है। कुछ क्षण शांति में बीते और मैंने मन को तैयार किया और एडजस्ट करने लगा। सोचते सोचते काफी समय बीत गया होगा, क्योंकि बाद में जो हुआ उसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं किया था। हुआ यूं कि मैं सोने की तैयारी कर रहा था और माँ भी। तब माँ मेरी तरफ मुड़ी, ये देखने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने माँ से पूछा, माँ, क्या हुआ, क्या करना है? माँ बोली, आर्यन, तुम जो भी करोगे मुझे मंजूर है। आखिर तुम मेरे बच्चे हो। ऐसा कहकर माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा बाहर निकलकर पूछने लगा, क्या हुआ माँ? तुम ठीक हो? अच्छा लग रहा है तुम्हें। माँ ने मेरे बालों को जोर से पकड़ लिया और बोली, तुम्हारे पापा भी ऐसे ही कहते थे। यह सुनते ही मुझे भी जोश आ गया। अब मुझे भी ज्यादा देर रुकना मुश्किल हो रहा था। मैंने माँ से कहा, माँ, अब और मुश्किल हो रहा है। माँ बोली, हाँ रे, मुझे पता है। मैं भी कब से इंतजार कर रही हूँ। चलो, अब ज्यादा समय मत लगाओ। इतने में माँ ने धीरे से मेरे कान में कहा, देखो, तुम तो अपने पापा जैसे ही हो। मैंने हंसते हुए कहा, सच में? मैंने माँ से कहा, माँ, सच बताऊं, मुझे नहीं पता था कि तुम इसके लिए खुश होगी। यह सुनकर माँ बोली, देखो, ये सब तुम्हारे पापा की याद में होगा। मैंने हमेशा तुम्हारे पापा को तुम्हारे अंदर देखा है, लेकिन मुझे भी अंदाजा नहीं था कि आज ऐसे कठिन समय में हम बात करेंगे। और सच में मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा बच्चा मिला। मुझे चिंता हो रही थी कि इनके बाद अब मेरी देखभाल कौन करेगा। ऐसा कहते हुए माँ की आंखें भर आईं। मैंने फिर से उसे सांत्वना देते हुए कहा, माँ, देखो, ये केवल तुम्हारा दुख नहीं है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब माँ मेरे कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। मैंने उसके आंसू पूंछते हुए कहा, माँ, मुझे पता है, पापा ने हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन अगर कभी तुम्हें कुछ चाहिए तो बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे कह देना। अब हम दोनों के बीच किसी भी बात को छिपाने का कोई कारण नहीं है। ये सुनते ही माँ ने कहा,
जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे पहले की तरह ही बुलाते रहो। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना अच्छा लगता है। मैंने कहा, हाँ माँ, मेरी प्यारी माँ। हम दोनों अब उठकर बैठ गए थे। माँ के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी, जैसे वह एक बड़े तनाव से बाहर आ गई हो। चेहरा देखकर लग रहा था कि वह बहुत खुश है। तब सुबह के बज चुके थे। माँ उठकर ब्रश करने लगी। मैं सोने की तैयारी ही कर रहा था। तभी माँ ने कहा, तुम्हारे साथ सोना अच्छा लगता है। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे भी। तब हम दोनों फिर एक ही कंबल में लिपट गए और ऐसे चालू कर दिया। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं जागा तो 10 बज चुके थे। मैं कमरे में अकेला था। मैंने कपड़े पहनकर ब्रश किया और बेडरूम से बाहर आया। माँ, मौसी और बाकी मेहमान चाय पी रहे थे। मुझे देखते ही माँ ने कहा, आर्यन उठ गया, आओ चाय लो। मैंने हाँ कहते हुए माँ से चाय लिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मौसी ने जाकर दरवाजा खोला तो वहां मेरी दादी यानी पापा की माँ खड़ी थी। मेरी दादी जापान में चाचा के पास रहती थी। दादाजी के गुजरने के बाद चाचा उन्हें अपने साथ ले गए थे। पापा की अचानक मौत के कारण वह तुरंत नहीं आ पाई थी। दादी घर में आते ही जोर जोर से रोने लगी। माँ ने भी उन्हें गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। मेरी दादी का नाम सविता था। मैंने उन्हें बचपन में देखा था। दादाजी के गुजरने के बाद चाचा उन्हें तुरंत अपने साथ ले गए थे। मैं कई सालों बाद दादी को देख रहा था। दादी काफी बदल गई थी। उनका रहन सहन, बोलचाल, सब कुछ जापान जैसा हो गया था। मुझे देखते ही दादी ने प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और मुझे गले लगा लिया और रोने लगी। मैं दादी को सांत्वना दे रहा था। अगले 15 से 20 दिन बस भाग दौड़ में ही बीत गए। अब दादी आ चुकी थी तो मुझे और माँ को ज्यादा समय नहीं मिल पाता था। रात में भी दादी माँ के साथ सोती थी, इसलिए हमें एक साथ रहने का मौका नहीं मिला। हम अब पर बात करते थे, लेकिन चोरी छिपे उसमें भी एक अलग ही मजा था। जैसे तैसे जब समय मिलता तो बात करते थे, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम मिलते थे। अब पापा को गए 1 महीना हो गया था। दादी अभी भी घर पर ही थी। मिलने आने वाले रिश्तेदारों का आना भी कम हो गया था। अब मौसी भी 1 या 2 दिन में अपने घर जाने वाली थी। घर के सभी काम धीरे धीरे पटरी पर आ रहे थे। बीच बीच में किसी रिश्तेदार का फोन आ जाता या कोई मिलने आ जाता और फिर पुरानी यादें ताज करके रोना शुरू हो जाता। एक दिन दादी ने कहा, आर्यन बेटा, तुझसे कुछ बात करनी थी। मैंने कहा, बोलो दादी। दादी ने कहा, आज तुम्हारे पापा को गए 1 महीना हो गया। तुम्हारी माँ अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। इसीलिए मैं कह रही थी कि तुम माँ को मामा के पास शिवपुर ले जाओ। वहां कुछ दिन रहोगे तो सविता को थोड़ी राहत मिलेगी। सविता मेरी माँ का नाम था। मैंने कहा, हाँ दादी, सही कह रही हो, मैं माँ से बात करता हूँ। मुझे दादी की बात सही लगी माँ, और मुझे भी इतने दिनों बाद अकेले समय बिताने का मौका मिलता। इसलिए मैं तुरंत तैयार हो गया और माँ से यह बात किया। माँ को भी यह बात सही लगी। फिर मैंने मामा को फोन करके हमारे आने का प्लान बताया। मामा और मामी दोनों उत्साह से तैयार हो गए। अगले दिन हमें निकलना था, इसलिए मैंने और माँ ने पैकिंग शुरू कर दिया। कुछ जरूरी कपड़े लेकर हमने बैग तैयार किए। योजना बनी कि मैं और माँ फ्लाइट से भुवनेश्वर जाएंगे। वहां से मामा अपनी गाड़ी लेकर आएंगे और हम शिवपुर मामा की गाड़ी से जाएंगे। मानसून शुरू हो गया था, इसलिए हमने जल्दी निकलने का फैसला किया। योजना के अनुसार हम चंडीगढ़ से भुवनेश्वर के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए तैयार हुए। फ्लाइट में बैठते ही माँ ने मेरा कंधा पकड़कर सो गई, लेकिन मैंने खुद को संयमित रखा। चंडीगढ़ से भुवनेश्वर की उड़ान करीब 2 घंटे की होती है, इसलिए हम दोपहर 1 बजे ही भुवनेश्वर पहुंच गए। जैसे ही हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उतरे, वहां तेज बारिश शुरू हो गई थी। एयरपोर्ट पहुंचते ही मैंने मामा को एफ किया। मामा कहाँ पहुंचे हो? हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन मामा अभी भुवनेश्वर नहीं पहुंचे थे। मैंने एयरपोर्ट पर मोबाइल बंद किया। तभी मुझे पता चला कि भुवनेश्वर के तटीय इलाके में चक्रवात आया था, इसलिए तेज बारिश हो रही थी और भुवनेश्वर के सारे रास्ते बंद हो गए थे। मैंने माँ के साथ यह सब बात साझा किया और हमने तय किया कि चक्रवात और बारिश रुकने तक हम भुवनेश्वर में ही रहेंगे। मैंने मामा और दादी को भी यह सूचना दे दिया। सब इस स्थिति में मजबूर थे, इसलिए किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। फिर मैंने एयरपोर्ट के पास ही एक अच्छा 5 स्टार होटल में रूम बुक किया। वहां कोई अन्य रूम उपलब्ध नहीं होने के कारण हमें 5 स्टार होटल की एक बालकनी वाला कमरा ही बुक करना पड़ा। इस स्थिति से हम दोनों खुश थे, क्योंकि हमें जितना समय चाहिए था
उतना समय मिल गया था और निश्चित रूप से किसी को भी पता नहीं चलता। हम दोनों ने फिर जो भी कैब मिली उसे बुक कर होटल पहुंच गए। वहां चेक इन काउंटर पर हम दोनों चेक इन कर रहे थे। मैंने अपने नाम पर रूम बुक किया था, इसलिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट दी। तभी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर, हमें मैडम का भी डाटा चाहिए सिस्टम में जोड़ने के लिए। मैंने हाँ कहते हुए माँ के डाटा बताने का सोचा। तभी माँ आगे आकर खुद ही बताने लगी। माँ ने कहा, हाँ मिस सविता पाटकर। माँ के इस उत्तर से मैं हैरान रह गया। रिसेप्शनिस्ट ने ऑप्शन और रिलेशनशिप पूछा तो माँ ने कहा, मिसेज, अब तो मैंने माँ की ओर बड़ी आंखों से देखा। माँ ने हल्के से मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। मैं सब समझ गया और हम दोनों रूम में चले गए। रूम में जाते ही मैंने दरवाजा बंद किया। मुझे वॉशरूम जाना था, क्योंकि यात्रा और भाग दौड़ में मुझे समय ही नहीं मिला था। मैंने माँ को साइड किया और कहा, सविता जी, सिर्फ 2 मिनट, मैं अभी आता हूँ। मैंने उसे थोड़ा साइड किया, लेकिन वह हटने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैंने खुद ही थोड़ा साइड होकर वॉशरूम की ओर बढ़ने की कोशिश की। तब माँ ने कहा, आर्यन बेटा, रुकने की जरूरत नहीं है। मैंने रुकते हुए कहा, 2 मिनट, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। ये सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत कहा, मुझे नहाना है। मैं आश्चर्य और खुशी से बोला, अच्छा, नहाना है? माँ हंसते हुए बोली, हाँ, मुझे। फिर वह थोड़ी देर चुप रही और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है, इतने सालों में तुम्हारे पापा को कभी किसी और औरत के पास जाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? मैं चौंकते हुए बोला, क्यों? माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, क्योंकि मैंने उन्हें कभी किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहा। जो कुछ भी उन्हें चाहिए था मैंने बना कर दिया। उनके लिए मुझे इंटरनेट से अलग अलग रेसिपी सीखनी पड़ी, लेकिन तभी मुझे इन नई चीजों का पता चला। मैं आश्चर्य से बोला, सच में? माँ ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, सच में। वह बहुत थके हुए थे, इसलिए हम दोनों सो गए। माँ की यह बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में कितनी मेहनत की थी। कितनी बार खुद को और अपने परिवार को खुश रखने के लिए उसने अपनी इच्छाओं को दबाया था। यह सब सुनकर मैं चुप हो गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो मुझे एहसास हुआ कि शाम के 6 बज चुके थे। दिन भर की थकान के बाद अब भूख भी लगने लगी थी। इसलिए मैंने माँ से कहा, माँ, क्या तुम तैयार हो? मुझे अच्छा खाना खाने का मन कर रहा है। माँ ने हंसते हुए सिर हिलाया और हम दोनों तैयार हो गए। हम होटल की तरफ चल पड़े, जहां बढ़िया खाना मिलने का वादा था। होटल में पहुंचने के बाद हमें वहां का माहौल और खाने का स्वाद दोनों ही बहुत पसंद आए। भरपेट खाना खाने के बाद हम दोनों वापस अपने कमरे में लौट आए। कमरे में एक सुकून भरा माहौल था, जैसे समय खुद भी रुक गया हो। हवा में ठंडक थी और सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। माँ ने अचानक कहा, आर्यन, आज की शाम बहुत खास है। उसकी आवाज में एक हल्की सी नमी और आंखों में एक चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। यह वो चमक थी जो किसी पुराने रिश्ते में फिर से नए रंग भरने के बाद आती है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, आज की शाम वाकई खास है। फिर हम दोनों ने टीवी ऑन किया और थोड़ी देर के लिए कोई रोमांटिक मूवी देखने लगे। मूवी के दौरान माँ धीरे धीरे मेरे पास आ गई और मेरा हाथ थाम लिया। मुझे लगा जैसे उस पल में पूरी दुनिया थम सी गई हो। उसकी नजदीकी ने मेरे दिल को छू लिया। उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी, जैसे वह अपने दिल की सारी बातें मुझे बताना चाहती हो। माँ ने कहा, आर्यन, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास होता है। मैंने उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, माँ, तुम मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा हो। उसकी आंखों में एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव की झलक थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और फिर मैंने उसे गले लगा लिया। वह पल ऐसा था जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। उसकी धड़कनें मेरी धड़कनों से मिल रही थीं। हम दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया और हमारी सांसें जैसे एक हो गई थीं। माँ ने धीमी आवाज में कहा, आर्यन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ, तुम तो मेरी जान हो। उस रात हमने महसूस किया कि सच्चा प्यार क्या होता है। वह प्यार जो बिना शर्त होता है, जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देता है। हमारे बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया था। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, तो मैंने माँ को अपने पास सोते हुए देखा। उसका शांत चेहरा और मुस्कान मुझे उस पल में यह एहसास दिला रहे थे
कि मेरे जीवन का हर दिन उसके साथ कितना खास है। मैंने धीरे से उसके माथे को हाथ से सहलाया और उसे जगाया। माँ ने अपनी आंखें खोली और कहा, गुड मॉर्निंग आर्यन। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माँ। फिर हम दोनों ने एक नया दिन शुरू किया, यह जानते हुए कि हमारा प्यार हमेशा ऐसे ही मजबूत और खास रहेगा। उस दिन ने हमें यह एहसास दिलाया कि सच्चा प्यार वही है जो हर परिस्थिति में साथ देता है और हर दिन को खास बनाता है। हमने महसूस किया कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हर छोटे छोटे पल में छिपा होता है। वह पल जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं, वह पल जब हमारी आंखों में प्यार की झलक होती है, वही पल सबसे खास होता है। हम दोनों ने यह संकल्प लिया कि हम हर दिन को एक दूसरे के साथ जीने का और इसे खास बनाने का प्रयास करेंगे। यह संकल्प हमें एक दूसरे के और करीब ले आया। वो दिन, वो रात और वो सुबह हमारे जीवन का हिस्सा बन गए। हम दोनों ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक यात्रा है। एक यात्रा जो दो दिलों को जोड़ती है और उन्हें एक साथ हर कदम पर चलने की प्रेरणा देती है। अब हमारी जिंदगी और भी रंगीन हो गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रहने का संकल्प लिया। उस दिन से हम दोनों ने हर पल को जीने का फैसला किया, क्योंकि हमें यह समझ में आ गया था कि सच्चा प्यार वही है जो हर दिन को खास बना देता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी जो सच्चे प्यार और रिश्ते की ताकत को दर्शाती है। हमें यह एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि हर एक छोटे से पल से बनता है। हमारी आज की छोटी सी कहानी, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए